हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का, पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। आपको डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सारा थ्योरेटिकल कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 171 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं हमारे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आज जैसे कि आपको पता है, हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट की थी। सो उसका आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। जितना हमने एक ऑलरेडी इस यूनिट का और एक सेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अब आगे अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अप्रॉक्स 261 पेज के अराउंड जो हमने आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये वो तरीका है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जाता है। जितने भी उसके पार्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जितने उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके उनके लेवल्स हैं, उनको आप एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करते हो। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज किया जाता है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, कौन सा बंदा कहाँ पे काम करेगा, क्या उसके रोल्स हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, किन बंदों को उसने रिपोर्ट करना है, कौन से बंदे उसके अंडर हैं, क्या सबॉर्डिनेट्स है, कौन सुपीरियर, सब कुछ किया जाता है। रिलेशनशिप्स अच्छे से डिफाइन की जाती है, रोल्स बता दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाती हैं। खास करके दो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन आया था, वो कह रहे थे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उस जो एडवांटेज क्या है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। देखो, सबसे पहले तो यही बेनिफिट मिलता है आपको कि ये आपकी अटेंशन और जो आपका एफर्ट है वो प्रोडक्ट लाइन पे ही प्लेस करता है। मतलब जो आप जब आप कंपनी के जो कंपनी का स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट है, जब आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, तो जो फोकस और अटेंशन है वो स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया जाता है प्रोडक्ट लाइन पे। यानी जो मेन कंपनी की प्रोडक्ट लाइन है उस पर फोकस आपका बना रहता है। यानी इससे आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हो, अच्छा एक्सपर्टाइज आपका लग जाएगा, आपके इतने अच्छे एफर्ट्स लगेंगे कि आपका प्रोडक्ट हर जो प्रोडक्ट है वो बहुत एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस होगा, जिससे एट द एंड कंपनी की बेटर परफॉर्मेंस और सक्सेस होगी। दूसरा, ये इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज। यानी जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल एक्टिविटीज हैं, उनमें जो आपस में कोऑर्डिनेशन वो इंप्रूव हो जाती। देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अलाइन किया जाता है प्रोडक्ट लाइन के साथ, यानी जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होगा, जब आपने उसको अलाइन कर दिया, उसको बराबर सेट बिठा दिया प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग, तो बहुत ईजियर हो जाता है कि आप अच्छे से फंक्शनल एक्टिविटीज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग या सेल्स हो रही, जो उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, आप उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कर सकते हो। इन शॉर्ट, इससे एक तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी और जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। थर्ड आता है परमिट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, जब एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी आप ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो आपका प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये आपको एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, दूसरा आप अडेप्टेबिलिटी, यानी आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ताकि जो आप अपनी जो आपकी ग्रोथ है उसको अकोमोडेट कर पाओ, या जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लाइंस में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है, आपने न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, न्यू प्रोडक्ट लाइंस बनानी है, उसमें एक्सटेंशंस करनी है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। यानी कंपनी कहीं ना कहीं जितनी भी उसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, एक तो उसको एक्सपेंड कर देती है, यानी वो डेडिकेटेड टीम्स या यूनिट असाइन करेगी हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए प्रॉपर अटेंशन दी जाएगी, इंडिविजुअल ग्रोथ पे सपोर्ट दी जाएगी, इंडिविजुअल ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इज एज फॉलो। देखो, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां देखो, वैसे तो हर एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब उन्होंने पेपर में पूछा था, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उसका ऑपरेटिंग साइकिल है, उसकी आपको स्टेजेस गिवन थी, वो कह रहे थे उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड आता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड आता है, फिर फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड आता है, और लास्ट में रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। अगर आपको मैं इसका मोटा मोटा बताऊं तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, उस पर कुछ काम करोगे, वो वर्क इन प्रोग्रेस में बन जाएगा। फिर
पूरा जब आपका उस प्रोडक्ट पे काम हो गया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एट द एंड आप उसको सेल कर दोगे। यानी आप जिन बंदों को कस्टमर्स को सेल करो उनसे आपने पैसा लेना है, यानी अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है डिसीजंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इज एज फॉलो। अगेन ये पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था जो अगर तो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है उसमें कुछ आपको फैसले लेने पड़ेंगे। वो फैसले कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको की फैक्टर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी इसमें आपका जितने वो की फैक्टर्स जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, जैसे आपका रॉ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट या ओवरहेड कॉस्ट, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रही हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको फोरकास्ट बनानी है, यानी एक बार अगर आपके फैक्टर डिटरमाइन हो गए, फिर फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड के रिगार्डिंग की जाएगी। क्या फ्यूचर में आपके प्रोडक्शन लेवल्स रहने वाले हैं, उन प्रोडक्शन लेवल्स को अचीव करने के लिए कितनी आपको रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये सारा कुछ उसको पहले और एडवांस में प्लान कर लिया जाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे से करने में हेल्प करती है, उसमें आप फैसले भी बहुत अच्छे से ले पाओगे। तीसरा आता है कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट। देखो, हमेशा केवल एक फोरकास्ट नहीं बनाया जाता, फोरकास्ट अलग अलग बनाए जाते हैं। बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे फोरकास्ट के जिनको कंसीडर किया जाता है जब आपने प्रोडक्शन सिनेरियोस को इवेल्युएट करना है। क्या आपके फ्यूचर में प्रोडक्शन सिनेरियोस लेवल्स रहने वाले हैं, आपने अपने रिसोर्स की जो एलोकेशन है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के सब कुछ किया जाता है। फोर्थ आता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी जब आपने अपने जितने आपके अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस फोरकास्ट के आपने बनाए थे, आपने उन सभी को इवैल्यूएट अच्छे से कर लिया। आपने फैक्टर्स को फिर क्या करोगे, यानी जब उनके इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हो जाएंगे, फिर आप फैक्टर्स को कंबाइन करोगे इस तरीके से कि जो आपकी एफिशिएंसी एक वो हायर लेवल पे चल जाए और जितने भी आपके प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स है जो आपने पूरी करनी है वो टाइम पे आप फुलफिल कर पाओ। इसमें आप रिसोर्सेज का अप्रोप्रिएट मिक्स क्या होना चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल कितना यूज करना है वो चीज़ देखोगे, प्रोडक्शन मेथड कौन सा फॉलो करना है, या स्केड्यूलिंग यानी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे किस बंदे के किस मशीन के थ्रू होगी। ठीक है, लास्ट में आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, यानी जितने भी आपने फैसले लिए हैं अब तक उनके बेसिस पे जो आपके फोरकास्ट रहे हैं, जो आपने रिसोर्स कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बजट बनाओगे, यानी बजट में आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे, टारगेट सेट करोगे। फिर जब आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया, फिर आप जो आपकी परफॉर्मेंस हो रही है आप उसको मॉनिटर करोगे, फिर देखोगे कि चीज़ें आपके उस रेट में उस बजट में पूरी हो पा रही हैं, यानी विद सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो आपने पिछले स्टेप में डिटरमाइन की थी या नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। देखो, कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं, उनमें उनके अगर मैं आपको नाम बताऊं, पहला तो परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड आ जाता है, फिर एडजस्टेड नेट इनकम मेथड आता है और लास्ट में रिसिप्ट और पेमेंट मेथड आता है। ये अब फॉर द टाइमिंग आप इनके नाम याद रखो, इनको अभी मैं आगे डिटेल में करवाऊंगा। यानी परफॉर्मा बैलेंस शीट में इंश्योर्ड एसेट्स और लायबिलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, नेट इनकम में आप अपने खर्चे और इनकम्स को देखते हो, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में जहाँ पे पेमेंट्स हो रही हैं, जहाँ से पैसा आ रहा है उनको कंसीडर किया जाता है। अब आगे ना कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी थी पेपर में, उन्होंने ना आपको ना नीचे स्टेटमेंट्स दे दी थी, वो कहते थे इनमें से वो चीज़ें बताओ जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन टेंड टू बिकम लूज। देखो, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट्स है वो स्पेसिफिक फंक्शन जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। मतलब जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। सो जब वहाँ पे जो आपकी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं जो फंक्शंस के बेसिस पे अरेंज है, वहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि ओवरऑल जो डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन है एक तो वो रिलैक्स हो जाएगी, मतलब लेस स्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब चीज़ें ठीक है होंगी, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं होगा, बट वो इतने स्ट्रिक्ट लेवल का नहीं होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हर एक डिपार्टमेंट वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसके अपने रूल्स, अपने प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है ना वो वेरी करता है, वो सेम नहीं होता है। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते ही आपका जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है वो तय किया जाता है। आगे आता है इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। अब जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसको बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ किया जाता है। यानी जो चीज़ जहाँ जब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आता है ना, यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ करती हैं कि आप स्पेशलाइजेशन कर सको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सको, आपकी एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर हो पाए। यानी जब आप अपने डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हो अपने
जिस एरिया में आप एक्सपर्टाइज हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस या ऑपरेशन, तो लार्ज बिजनेसेस ना बहुत अच्छे से अपने जितने भी इनके फंक्शंस हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। सो ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक तो स्पेशलाइजेशन बढ़ाता है, क्योंकि हर बंदा वही काम करेगा जिसमें वो स्पेशलाइज है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है स्पेशलाइजेशन के कारण हर डिपार्टमेंट की। सो इन शॉर्ट एट द एंड ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल ही निकलता है। तीसरा आता है फंक्शनल मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट को एक फंक्शनल मैनेजर हेड करता है जो अपनी फील्ड में बिल्कुल स्पेशलिस्ट होता है, यानी वो माहिर है, उसको महारता हासिल हुई है अपनी फील्ड में। सो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको मार्केटिंग मैनेजर ही लीड करेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सो सिमिलरली जो आपके फाइनेंस, ऑपरेशंस और ह्यूमन या अदर कौन से भी आपका फंक्शनल एरिया, उनको उनके मैनेजर्स हैंडल करेंगे जो उस चीज में माहिर हैं, जो स्पेशलाइज स्किल्स हैं उनके पास अपने डिपार्टमेंट की अच्छी नॉलेज है। सो स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं अलाउ करती है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और सुपरविजन हर एक फंक्शनल एरिया के अंदर, ठीक है। आगे आती है आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब मेन मुद्दा आ गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। जो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक ऑफिशियली एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है, यानी बेसिकली जैसे मतलब कोई, जैसे आप समझते हो ना कई चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, कई चीज़ें अनऑफिशियल होती है, यानी जो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑफिशियली एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करता है क्या हिरार्की रहने वाली है, क्या लेवल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होंगे, कौन से बंदे ने किसको रिपोर्ट करना है। सो जो इसके बेसिस होंगे ना, यानी बीइंग अब ये ऑफिशियली एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है, जो इसके बेसिस जो है ना वो ऑफिशियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी ही है। यानी जब आपको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, आपको एक लेवल पे हायर किया जाता है, वो जो लेवल जो अथॉरिटीज आपको अलाउ करता है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यानी बेसिकली इसे ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो आपकी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी आपके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड होते हैं। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश जो चैनल्स हैं, यानी जिस बंदे ने किस तरीके से आप अगले बंदे से बात करनी है वो सब कुछ ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है। इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है, क्लैरिटी बनी रहती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से आप चार्ज कर सकते, मतलब चार्ज नहीं कह सकते, अकाउंटेबिलिटी बड़ी अच्छे से सेट बिठा सकते हो, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस की। अब आगे एक पेपर में क्वेश्चन आया था जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा बनता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्योंकि अथॉरिटी बिल्कुल एक लाइन में फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगेन एक लाइन में फ्लो करती है, तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हर एक टास्क के लिए सेट बिठा सकते हो, मतलब आप 1 मिनट में पता लगा लो कि भाई ये बंदे ने ये काम किया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा था, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही थी, जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है ना, सेम वे में जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अनऑफिशियल और सोशल स्ट्रक्चर है, यानी इसको कोई आपकी अथॉरिटी नहीं सेट करती, मतलब कोई आपके ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं, ये खुद ब खुद सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये बनता है पर्सनल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे, क्या कौन से बंदों में कैसी इंटरेक्शंस हो रही हैं, क्या इनफॉर्मल नेटवर्क्स एम्प्लॉयज के अमंग एग्जिस्ट करें, ये सारी चीजें बेसिस है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं इसके आपके मेजर इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, मतलब कोई आपको एस्टैब्लिश चैनल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, यानी सेम वे में इसमें ग्रुप एंड कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। आपके अलायंसेस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो फॉर्मल हायरार्की के बाहर हो। मान लो अगर आपकी लॉ इन ऑर्गेनाइजेशन, आप तो एक लाइन में फॉलो करते हैं बट आपका फ्रेंड तो दूसरी लाइन में, सो इसमें वो 2 बंदे जो डिफरेंट लाइंस में आ रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है कि काम को किस तरीके से किया जा सके। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसमें ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आप खुल के बात कर सकते हो, कोलैबोरेशंस अच्छी होंगी, सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज करते हो, अलग अलग एक्टिविटीज, रोल्स या रिलेशनशिप को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सकेगा ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजी क्या ऑर्गेनाइजेशन की, टेक्नोलॉजी क्या है। सो उनमें से कुछ इंटरनल डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है चेन एंड स्पैन। अब जो आपका चेन ऑफ कमांड, यानी चेन ऑफ स्पैन की जो फुल फॉर्म है, जो चेन है वो है चेन ऑफ कमांड और जो स्पैन है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी
आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जो आपका चेन ऑफ कमांड होता है ये वो फॉर्मल हिरार्की है या वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यानी जो आपकी फॉर्मली ना जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो सेट बिठाई हुई हैं, उनमें जो क्या हिरार्की है, किस बंदे ने कैसी आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किस बंदे ने किस बंदे को रिपोर्ट करना है, ये सारा कुछ आपको चेन ऑफ कमांड बताता है। अब जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है ये आपकी एक मैनेजर कितना काबिल है, वो कितने बंदे एक टाइम पे सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, सो ये दोनों कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर रहने वाला है, यानी जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाली है उसके स्ट्रक्चर को या फ्लो को इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। आगे आता है पावर एंड कंट्रोल। अब अगेन पावर एंड कंट्रोल फिर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस बंदे के पास कितनी पावर है, आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को जो आप डिजाइन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर इंपैक्ट डालेंगी। अब जो आपके पावर डायनामिक्स हैं या कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं जितने भी आपके सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के लेवल्स हैं। इवन जो आपकी हिरार्की और ऑटोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन की अंदर एग्जिस्ट करिए, जो उसकी एक्सटेंट है, जो उसकी हद है, उस पर भी ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालेंगे। आगे आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो आप अपनी लेबर को डिवाइड कर रहे हो, और स्पेशलाइजेशन क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच, यानी मतलब कहने का क्या, देखो जो बंदा जिस चीज में माहिर है आप उसको उसी जगह पे लगा रहे हो, उससे एक तो स्पेशलाइजेशन होगी, यानी जब आप उस बंदे को वहीं पे लगाओगे तो वो डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाएगी। सो इसको कंबाइन आप डिफरेंशिएशन कह सकते हो। इंटीग्रेशन होती है जब अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके कोऑर्डिनेट किया जाता है और उनको इकट्ठा काम करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो कहीं ना कहीं दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। जो आपकी डिफरेंशिएशन की डिग्री है, जो इंटीग्रेशन की डिग्री है, वो अफेक्ट करती है कि डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन के बीच या नहीं हो पाएगी, अगर हो रही है तो किस लेवल से होगी। सो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है ग्रेप वाइन। देखो जो ग्रेप वाइन है ये इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको बेसिकली हम अंगूरों का गुच्छा जैसा कहते हैं, यानी इसका ना तो कोई हद है ना कोई एंड है। ठीक है, मान के चलो जो मतलब देखो अंगूर की वेल, मतलब जो जहाँ पे अंगूर लगते हैं यानी ग्रेप्स लगते हैं, जो उसकी व्हील होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सके, इसीलिए इसको ग्रेप वाइन का नाम दिया गया। यानी जो ये ग्रेप वाइन है, जितने भी आपके इनफॉर्मल चैनल्स कम्युनिकेशन के एग्जिस्ट करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके थ्रू आप खबरें फैलाते हो, इन्फॉर्मेशन अलग अलग एम्प्लॉयज तक पहुंचाते हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन चैनल के बीच में नहीं है, तो यानी उसको ग्रेप वाइन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया था कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है उसका टास्क डायमेंशन क्या है। देखो, improving the efficiency of machines involves making changes to tasks and processes within the organization। यानी अगर तो आपने अपनी मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे टास्क में या जो प्रोसेसेस आप उन मशीन्स के थ्रू कैरी आउट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये जो ये चीज़ है ना ये डायरेक्टली एड्रेस करती है आपका टास्क डिमेंशन ऑर्गेनाइजेशन चेंज का। यानी जब आप अपनी मशीन्स की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज कर लेते हो, उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हो, जो यानी उन टास्क के साथ जो उन मशीन के साथ एसोसिएटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा उसका एम यही होता है कि एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ जाए, कम टाइम में कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ें बन के निकले, और जो आपके ऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। ठीक है, आगे आते हैं स्टेजेस क्या है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज का प्रोसेस है उसमें। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके पेपर में पूछा गया था। देखो जो आपका प्रोसेस था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का, उसमें कुछ स्टेजेस हैं, उन्होंने आपको गिवन थी, आप जंबल्ड वे में वो कहते थे आप इसको अरेंज करके बताओ। देखो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है वोकेशनलाइजेशन ऑफ नीड टू चेंज, यानी इस जो ये बीइंग द फर्स्ट स्टेज, इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अच्छे से वोकलाइजिंग करनी पड़ेगी क्यों चेंज है, मतलब आपको जरूरत क्यों, आप क्यों ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं। पहले मुद्दा देखो, मतलब पहले चीजें देखो, कारण क्या है इस चीज का, उसको आइडेंटिफाई करो। इसमें आपको देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इश्यू होगी, तभी तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ रहा है। उसमें आपको टेंशन, देखो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करो। ये वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स होंगे जिनको अटेंशन की जरूरत है, टॉप लेवल की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेकेंड आता है
डिटेल्ड कंसीडरेशन ऑफ प्रपोज चेंज। देखो जब आपने नीड पता निकाल ली, आपको कारण पता चल गया भाई इस कारण के कारण हमें ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद क्या करती है, वो डिटेल्ड कंसीडरेशन, जो नया चेंज आता है ना, जो प्रपोज चेंज होता है उसके रिगार्डिंग डिटेल ली जाती है, वो डिटेल्स को अच्छे से कंसीडर किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। इसमें आप प्रॉब्लम की नेचर क्या उसको स्टडी करते हो, जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और अगर आप वो सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करते हो जो उसकी इंप्लीकेशंस निकलेंगे उनको देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्च फॉर मेन कॉज ऑफ अंडरलाइंग द सिम्टम्स एनकाउंटर। देखो आप जो मेजर कारण है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिम्टम्स दिखे हैं उनको सर्च किया जाता है। इस स्टेज में जो ऑर्गेनाइजेशन है वह बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, आइडेंटिफाई करती है क्या अंडरलाइंग कॉजेस है, जड़ क्या है, जो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम्स हैं सिम्टम्स जिसके कारण ट्रिगर हुई हैं, क्यों आपको चेंज की रिक्वायरमेंट, उनको देखा जाता है। यानी ये सब कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि जो आपका प्रपोज चेंज है वो एड्रेस कर सके जितने भी फंडामेंटल इश्यूज आपके हाथ में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम और इशू। यानी जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम और इशू है उसके रिगार्डिंग आप बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, अल्टरनेटिव अप्रोचेस जितनी भी आप उनको डेवलप करोगे जो उस प्रॉब्लम और इशू के रिगार्डिंग है। सर देखो अगर एक बार रूट कॉजेस आपके अच्छे से आइडेंटिफाई हो गए, मतलब आपको जड़ वाले मतलब प्रॉब्लम का गण मिल गया, उसकी जड़ मिल गई, तो जो आप ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगी, अल्टरनेटिव अप्रोचेस बना पाएगी, स्ट्रेटेजीज बना पाएगी ताकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया जा सके। सो इस स्टेप में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो फिजिबल है या नहीं है, उसकी पोटेंशियल इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, लास्ट में आता है इवेल्युएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड फ्रेमिंग का प्रपोजल। जो अब इसका फाइनल स्टेज है उसमें आप जितने भी आपके अल्टरनेटिव्स आपने डेवलप किया आप उनको अच्छे से इवेल्युएट करोगे, जो प्रीवियस, अब ये वो अल्टरनेटिव है जो प्रीवियस स्टेज में ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, फिर एक एप्रोप्रिएट अप्रोच को चुन लिया जाता है। इसमें आप प्रोस और कॉन्स हर एक अल्टरनेटिव के देखोगे, देखो हर एक चीज के फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं, उनको अच्छे से देखा जाएगा। जो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए उनको कंसीडर किया जाएगा, एक प्रपोजल बनाया जाएगा और एट द एंड उसी प्रपोजल को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं कुछ आए थे स्टेप्स जो पर्ट और सीपीएम एनालिसिस में आते हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखो इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए और हर क्वेश्चन यूनिक है, सो मैं सारे के सारे आपको करवा रहा हूं। जो आपका पर्ट और सीपीएम एनालिसिस है इसमें जो मेजर स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला आता है आपको एक्टिविटीज डिफाइन करनी पड़ेंगी एक नेटवर्क पे। यानी आपका मेजर जो फर्स्ट स्टेप बनता ही है कि आप आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी को जिनको आपने कंप्लीट करना है एक प्रोजेक्ट के अंदर। फिर सेकंड आता है आपको डिपेंडेंसीज एस्टैब्लिश करनी है अक्रॉस एक्टिविटीज। यानी एक बार आपकी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई होगी, डिफाइन होगी, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप डिपेंडेंसीज या रिलेशनशिप बिठाओ एक्टिविटीज के बीच में। ये चीज आपको हेल्प करेगी, आप एक अच्छे से सीक्वेंस को डिटरमाइन कर पाओगे जिस सीक्वेंस में आपने एक्टिविटीज को पूरा करना है। तीसरा आएगा ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। देखो जो आपने एक्टिविटीज डिफाइन किया, जो आपने उनमें रिलेशनशिप्स बिठाई हैं, डिपेंडेंसी बिठाई हैं, आप उन दोनों चीजों को यूज करके एक नेटवर्क डायग्राम बनाओगे जो विजुअली यानी ग्राफिकली या विजुअली रिप्रेजेंट करेगी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज रहने क्या वाली हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप्स क्या रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी जो आपने असेस किया आप उसका मतलब हर एक एक्टिविटी का आप असेस करोगे, जो एस्टिमेट बनाओगे कि क्या टाइम चाहिए उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो अगर तो आपने एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, रिसोर्सेज चाहिए, बंदे चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लास्ट में आप एक क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करोगे। देखो जब आपने जो अपनी नेटवर्क डायग्राम बनाई है, जब आप उसको डिटेल में एनालाइज करोगे, फिर आप इवन आप उसके बाद जो आपने एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम्स हर एक एक्टिविटी के लिए निकाले उसको अच्छे से कंसीडर करोगे। यानी दोनों चीज़ों का जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्रिटिकल पाथ पता चल जाएगा। यानी जो ये क्रिटिकल पाथ होता है ना, ये वो सीक्वेंस एक्टिविटीज़ का जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टोटल ड्यूरेशन का लेगा, और ये इन शॉर्ट आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आपको ओवरऑल सामने आपके रख देगा, भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब कुछ सीपीएम को डिटेल में करते हैं। देखो जो क्रिटिकल पाथ होता है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये बेसिकली लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है जितने भी आपके डिपेंडेंट टास्क है, जो डिटरमाइन करता है आपके टोटल प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन रहने क्या वाली है। यानी आपको ये पता चलता है अगर आपने फॉर एग्जांपल एबीसी प्रोजेक्ट है उसमें 20 या 50 एक्टिविटीज है,
यानी ये क्रिटिकल बात आपको बता देगा जो आपका ABC प्रोजेक्ट है उसका टाइम कितना रहने वाला है, यानी वो लॉन्गेस्ट कितना सीक्वेंस होगा एक्टिविटीज में जिसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वो पाथ रिप्रेजेंट करता है जिसको आपको एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करना है, डिलेस आपको प्रिवेंट करने पड़ेंगे ताकि आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सके। ठीक है, आगे आते हैं मैककिंसे 7S फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये एक ऐसा मैनेजमेंट मॉडल है जो आइडेंटिफाई करता है 7 मेजर की कंपोनेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं। अब जो ये कंपोनेंट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनको इकट्ठे ही आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप अपने डिजायर्ड अचीवमेंट्स मतलब जो आपके डिजायर्ड आउटकम्स आप उनको अचीव कर पाओगे। इनमें से मैं सिर्फ आपको फॉर द टाइमिंग 3 मेजर कंपोनेंट्स बता रहा हूं जो पेपर में अनगिनत बार पूछे जाते हैं। देखो उनमें से सबसे पहला आता है शेयर्ड वैल्यूज। ये वो कोर वैल्यूज हैं, यानी वो जड़ें हैं, वो गढ़े हैं, वो बिलीफ्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे रहना चाहिए। हर एक बंदे का बिहेवियर शेप करती हैं। यानी देखो जो चीज़ें आपके दिमाग में बिलीफ्स हैं, जो चीज़ें आपके प्रिंसिपल्स हैं, बीइंग द गाइडलाइंस, ये आपको चीज़ें बताएंगे कि करनी कैसे है। सेकेंड आता है स्ट्रेटेजी, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ऑफ एक्शन। देखो आपने प्लान्स बना लिए, उस प्लान को अचीव करने के लिए आपका तरीका क्या रहने वाला है, क्या आपका एक्शन रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड दी स्ट्रेटेजी। यानी ये बेसिकली आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही बनाई जाती है। इसमें आपके डिसीजंस और चॉइसेस जितने आप लोगे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर देंगी। तीसरा आता है सिस्टम, ये वो कंपोनेंट जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेसेस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, आपके वो सारे मैकेनिज्म्स आ जाएंगे जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, हर एक एक्टिविटी की, देखो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में अनगिनत होंगी, डिफरेंट होंगी, आपको उन एक्टिविटीज को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करना है, और जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उनको भी कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करके ही अचीव किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन आई थी वो देखो, The GE business model is explained on the parameter of market attractiveness and business position। बिल्कुल ठीक है। देखो जो GE business model है इसे हम GE मैककिंसे मैट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे यूज किया जाता है जो आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना बिजनेस पोर्टफोलियो की, उसको इवेल्युएट करने के लिए। यानी जब आप आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी जो आपकी प्राइम पोजीशन है, यानी जिस कारण आपका बिजनेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है, उसको जब आप कंसीडर करोगे ना तब आपको मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस पोजीशन हर एक यूनिट और प्रोडक्ट की देखनी ही पड़ेगी पोर्टफोलियो में। यही उन्होंने लाइन में पूछा था। ठीक है, समझ गए। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स आ रही हैं, उनको देखो जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली चेंज स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस टू कंफर्म टू फीडबैक विद द एनवायरनमेंट। यानी जहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगी उनका काम ही है, जो उनको फीडबैक मिलती है वो उस फीडबैक के बेसिस के इमीडिएटली अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस को चेंज कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को अलाइन कर पाए फीडबैक के अकॉर्डिंग। सेकेंड आती है स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर और लैक ऑफ स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी या तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर में होगी। नेक्स्ट आता है फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तो फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, अपने आप को रीअरेंज बहुत इजीली कर सकती है ताकि जो इनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रह पाए। नेक्स्ट आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो इसमें सेपरेट जो पार्ट्स होते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन की, उनमें आपस में उनको लिंक कर दिया जाता है या नेटवर्किंग की जाती है सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। मान के चलो जो आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर है, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेपरेट पार्ट्स आते हैं उनको लिंक कर दिया जाता है, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका गोल कॉमन है उनको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप है जो कंबाइन, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइम है, ये फंक्शनल और प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यानी इन शॉर्ट जो आपकी मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वो कोएग्जिस्ट करते हैं, वो इकट्ठा काम करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें हैं वो समझो। जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये चीज ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटल है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन नहीं, वो फंक्शनल और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स आर नॉट क्रिएटेड एज अ नीड फॉर देम अराइजेस इन अ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो इसमें आपके प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स है वो
को एग्जिस्ट करते हैं अलोंगसाइड फंक्शनल डिपार्टमेंट। वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक प्रोजेक्ट के लिए जो बीइंग स्पेसिफिक नेचर में है और प्रोडक्ट्स के लिए। इनको इस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट के बेसिस पे, एज नीड बेसिस पे नहीं। यानी कहना सिंपल भाषा में वो क्या कहना यानी इनको तब नहीं बनाया जाता जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हमेशा चलेंगे। यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें दोनों आपके प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल डिपार्टमेंट इकट्ठा काम करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे। यानी जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तब नहीं इनको बनाया जाता, ये ऑलरेडी होते हैं। तीसरा, टीम मेंबर्स इन मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन अ प्रोजेक्ट। अब जो आपका मैट्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो दोनों फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं, प्रोजेक्ट टीम्स में भी होते हैं। सो जो इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर है ना, वो स्पेइंग एक तो वो इन्होंने पूरी करनी है, यानी दे मे हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट। अब देखो जो आपके टीम मेंबर्स हैं उन्होंने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट अंदर जो उनको फंक्शन असाइन है वो तो उन्होंने करना ही करना है, बट वो साथ ही साथ जो आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स उनको आप असाइन कर देते हो ना, ये उन पे भी काम करते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और लाइनें आती हैं। एडहॉक टीम फॉर्म टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम, ये टास्क फोर्स का काम है। ठीक है, यानी उसके लिए सबसे सूटेबल है। यानी जब आप टेम्परेरी बेसिस पे एडहॉक बेसिस पे एक टीम बना देते हो जो अनयूजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम टास्क फोर्स का नाम कहते हैं। जो आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये तब सूटेबल होती है जब आपका स्मॉल, बहुत सारे आपके पास मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बहुत सारे नंबर में आपके पास प्रोजेक्ट्स है। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका ना तो कोई स्टेटस होता है ना इसकी हिरार्की होती है, ये स्टेटस और हिरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपकी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये डिजिटल या .com ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी जो ओवर द इंटरनेट काम कर रही है। ठीक है, आगे आता है आपका नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप है जो आपकी स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रोसेस को एक बहुत अनोखे तरीके में कंबाइन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी, गोल्स को अचीव करने का तरीका, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसमें मैनेजमेंट प्रोसेसेस फॉलो करती है, जब उसको एक बहुत यूनिक तरीके से कंबाइन किया जाता है वो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है। यानी बेसिकली इसके जो इम्फोसिस है, यानी जो आपकी कोलैबोरेशन में, यानी कोऑर्डिनेशन क्या रहने वाली अलग अलग एंटिटीज में, ये उस पर एम्फोसाइज करती है। इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मुद्दा ये या आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। मतलब यानी सिंपल वे में, यानी जितनी भी आपकी एंटिटीज हैं जो अलग अलग हैं उनको कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके, कोलैबोरेट करके, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाया जाता है। यानी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एंटिटीज होती हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, टीम्स होंगे, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इवन कस्टमर्स, इनको सभी को इंटरकनेक्ट करके इकट्ठा काम करना है एक फ्लेक्सिबल और डायनामिक मैनर में। ठीक है, अब आज के सेशन का लास्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी। देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो ज्योग्राफिक रीजन्स या टेरिटरीज के अकॉर्डिंग, तब वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी होता है। यानी इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है, बट इसकी जो मेजर डिसएडवांटेज यही है कि ये नहीं कंसीडर करता है, यानी डज नॉट मेक कंट्रोल ईजी फॉर टॉप मैनेजमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी डिवाइड किया हुआ है। देखो जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाय इज स्ट्रक्चर्ड बाय टेरिटरी, मतलब उसको उसके जो बेसिस हैं वो टेरिटरी, ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, तो बहुत इट ऑफन बिकम्स डिसेंट्रलाइज्ड विद डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स इन ईच। ऑब्वियस बात है, अलग अलग जगह को, मतलब आप अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स को मद्देनजर रख के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रही हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, यानी डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोअर लेवल तक डेलीगेट हो जाएगी। सो जितनी डिसेंट्रलाइजेशन है इसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है टॉप मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल को एक्सरसाइज करना, कोऑर्डिनेट करना मल्टीपल टेरिटरीज को। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं वो देखो। सबसे पहले प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट लोअर लेवल। देखो जो एडवांटेज है अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो बाय टेरिटरी, उसकी एक एडवांटेज है वो यही है कि लोअर लेवल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। यानी जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को टेरिटरीज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको आप लोअर लेवल्स पे डेलीगेट कर सकते हो हर एक रीजन के अकॉर्डिंग, जिससे आपको लोकल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन अ रीजन। दूसरी मेजर एडवांटेज यही है कि अगर आप की जो आपकी डेडिकेटेड टीम्स और डिपार्टमेंट्स हैं हर एक रीजन में,
एक तो वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे विद इन वो स्पेसिफिक रीजन के अंदर, यानी वो कोऑर्डिनेशन और एक लेवल तक इंप्रूव हो जाएगा। जो आपकी लोकल टीम्स है वो इकट्ठा काम करेंगी, रीजनल नीड्स को रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाएंगी, और जितने भी वहाँ के रीजन की मार्केट कंडीशंस बन रही है उनको अच्छे से अडेप्ट किया जा सकता है। तीसरा, टेक्स एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लोकल ऑपरेशन, यानी ये भी एक एडवांटेज है, जितने भी आपके ऑपरेशंस जो हर एक रीजन के हैं उसकी एडवांटेज मिल जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनको लोकल रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाएंगे, लोकल मार्केट की नॉलेज मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वो स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन की उसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, डेली क्विज भी आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पाया ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट रीजंस, बट अब से डेली वीडियो आएगी, सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। पूरा आपका सिलेबस करवाया जाएगा। 1 नवंबर से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सारे करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।